बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, यहाँ एक चित्र आप देख रहे होंगे। इस चित्र में दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। भैया, बादलपुर गांव का कौन सा रास्ता है? दूसरा व्यक्ति, यह सीधा रास्ता बादलपुर ही जा रहा है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में आपने देखा कि एक व्यक्ति बोलकर किसी चरवाहे से बादलपुर गांव का रास्ता पूछ रहा है और वह चरवाहा उस व्यक्ति की बात को सुनकर समझ रहा है तथा उसे रास्ता बता रहा है। अब इस चित्र को देखिए। यहाँ भी बच्चों एक चित्र दिया है। आइए जाने। इस चित्र में एक लड़का बगीचे से फूल तोड़ना चाहता है। वहां वह एक बोर्ड देखता है जिस पर लिखा है, कृपया फूल मत तोड़ो। उसे पढ़कर बच्चा समझ जाता है और फूल नहीं तोड़ता। इस प्रकार आपने देखा कि हम बोलकर तथा लिखकर किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर तथा पढ़कर हमारी बात को समझता है। मन के भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करने का यह माध्यम ही भाषा है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को समझते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है? जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बोलकर सुनकर हो या पढ़कर या लिखकर, तो इसी माध्यम से हम भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने भावों को प्रकट करते हैं। आगे बच्चों कुछ चित्र दिए हैं, जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, तोता टें टें और कौआ कांव कांव। यह भाषा है पशु और पक्षियों की। तो पशु पक्षी भी आवाजें निकालते हैं, लेकिन ये सब ध्वनियां हैं। पशु पक्षियों की इन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता। चौराहे पर खड़ा यातायात का सिपाही अपने हाथ के इशारों से वाहनों का संचालन करता है। उसके इन संकेतों को सब समझ भी पाते हैं, लेकिन संकेतों के इन रूपों को भी भाषा नहीं कहा जा सकता। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा वह है जिसे केवल बोला और लिखा जा सकता है। तो बच्चों, संकेत करना या ध्वनियां निकालना भाषा का रूप नहीं है। सिर्फ बोलना और लिखना ही भाषा कहलाता है। आइए आगे पढ़ते हैं भाषा के रूप। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक अथवा कथित भाषा और दूसरा लिखित भाषा। आइए जानें मौखिक भाषा क्या है। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित यानी कहना। भाषा का यह रूप स्थायी नहीं होता। तो बच्चों, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक कहते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, इसी को मौखिक भाषा कहते हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है। आगे है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा का यह रूप स्थायी होता है। तो बच्चों, जब दूसरे लिखकर अपनी बात दूसरों तक बोलते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर समझ लेता है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं और यह एक स्थायी रूप है, यानी कि सही है। आइए जानते हैं अन्य भाषाएं। तो बच्चों, संपूर्ण विश्व में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी एक मुख्य भाषा होती है। जैसे जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी आदि भाषाएं बोली जाती हैं।
भारत में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली और लिखी जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसीलिए इसे हम अपनी राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह भाषा लगभग पूरे देश में बोली और समझी जाती है। इसी कारण भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे देश के अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु, गुजरात गुजराती, असम असमी, पंजाब पंजाबी, कर्नाटक कन्नड़, ओडिशा उड़िया, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल। तो बच्चों, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आइए जानते हैं लिपि क्या होता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। यह लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि कहलाता है। तो बच्चों, भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं और उस तरीके को ही लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। पूरे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनकी लिपियां अलग अलग हैं। आइए कुछ लिपियां व उनकी भाषाएं का अध्ययन करते हैं। जैसे भाषा है हिंदी, गुजराती, मराठी और उसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बंगला और उर्दू की लिपि है फारसी। तो बच्चों, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। राजा अपने घर चली गई, मीरा अचानक गीत गाने लगा। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में पढ़ते समय आपको लग रहा होगा कि इनमें कुछ गड़बड़ है। अब इन वाक्यों को फिर पढ़िए। राजा अपने घर चला गया, मीरा अचानक गीत गाने लगी। तो बच्चों, उपर्युक्त दोनों वाक्य अब आपको उचित व शुद्ध लगे होंगे। वाक्यों और शब्दों की शुद्धता तथा अशुद्धता की यह जानकारी हमें व्याकरण का ज्ञान करने के बाद ही प्राप्त होती है। अतः भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, हिंदी भाषा को हम बोल तो लेते हैं, लेकिन हम उसे शुद्ध रूप में सही बोल रहे हैं या नहीं, वो हमें व्याकरण ही बताता है, क्योंकि व्याकरण में होते हैं नियम। तो बच्चों, आइए दोहराएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को समझते हैं। भाषा वह है जिसे केवल बोला और लिखा जा सकता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। सभी देशों की अपनी अपनी एक मुख्य भाषा होती है। भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।